हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है? सब कुछ ठीक है? चालू करें क्लास? चलिए जी। तो आज अपन पढ़ेंगे ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आज अपन? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ऑपेरिन वाज फ्रॉम रशिया। याद आ रहा है? कहाँ से था ऑपेरिन? और हेल्डेन? हेल्डेन वाज इंग्लैंड बोर्न इंडियन साइंटिस्ट। अच्छा, अगर आपसे पूछे विच थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ। और ऑपेरिन हेल्डेन क्या कहता है ये अपन अभी देखते हैं। ऑपेरिन हेल्डेन कहता है कि जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कि जो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो जाकर के डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कि जो डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो किससे बने हैं? डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से। ठीक है। और फिर अब आगे देखो, जैसे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और उनसे बनी अपनी फर्स्ट लाइफ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बनी? अपनी फर्स्ट लाइफ बनी। इसका मतलब वाटर जो है, पानी जो है, वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, अगर अपन देख रहे हैं कि भाई पानी ही क्यों जरूरी है, पानी ही क्यों जरूरी है, और दूसरे प्लेनेट के ऊपर अगर लाइफ ढूंढनी हो तो वहां क्या देखा जाए? अगर दूसरे प्लेनेट के ऊपर लाइफ ढूंढनी हो तो वहां क्या देखा जाए? क्या देखा जाएगा? वाटर देखा जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं वाटर इज क्रेडल ऑफ लाइफ। क्या बोलेंगे अपन? वाटर इज क्रेडल ऑफ लाइफ। अरे बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। बिना वाटर के लाइफ पॉसिबल नहीं है। और फिर आप सोचोगे सर वाटर ही क्यों? और लाइफ का ओरिजिन अगर हुआ होगा तो ओशियन वाटर के अंदर हुआ है, ऐसा बुक वाले लिखते हैं। कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ है? इन द बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ तो क्या बोलेंगे? इन बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस, नियर हाइड्रोथर्मल वेंट। इन बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस नियर हाइड्रोथर्मल वेंट, यहां पर लाइफ का ओरिजिन हुआ है। फिर आप बोलोगे सर के लाइफ का ओरिजिन जो है वो बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस में हुआ, ये कैसे पता चला? यही क्वेश्चन है ना आपका कि सर पानी तो हर जगह है, आप फिर बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस की ही क्यों कह रहे हो? सबसे पुराने जो फॉसिल हमें मिले हैं, सबसे पुराने जो फॉसिल हमको मिले हैं वो मिले हैं फॉसिल्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। कौन से फॉसिल मिले हैं? फॉसिल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। और आपको याद है कि आर्की बैक्टीरिया के जो फॉसिल हैं वो सबसे पुराने फॉसिल हैं। एंड आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस आल्सो। याद आ रहा है कुछ? अच्छा बताइए कि हाइड्रोथर्मल वेंट के पास, हाइड्रोथर्मल वेंट होता है ओशियन के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग। ओशियन के अंदर हॉट वाटर स्प्रिंग, वहां पर हमने इनके फॉसिल ढूंढे हैं। और ये सबसे पुराने फॉसिल हैं।
अच्छा बताइए फिर इससे क्या क्लियर हो रहा है कि सबसे पुराने फॉसिल हमें कहाँ मिले? इन बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस नियर हाइड्रोथर्मल वेंट। इसका मतलब इनका ओरिजिन यही हुआ होगा, अरे है या नहीं? और उसी बेस पर अपन कह रहे हैं कि भाई वाटर, बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस में लाइफ का ओरिजिन हुआ है। दूसरा, अच्छा बताइए कि हमें जिंदा रहने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं? हमारी बॉडी में 70% वाटर है या नहीं? अगर किसी इंसान को भयंकर लूज मोशन हो जाते हैं, एकदम पानी जैसे दस्त जाता है, और अगर टाइम पर उसको ग्लूकोज या ओआरएस नहीं पिलाते हैं तो मर जाएगा या नहीं? अरे डिहाइड्रेशन से डेथ होती है या नहीं? हाँ। हमारे जो साइटोप्लाज्म वगैरह है इनके अंदर वाटर है या नहीं? तो बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं? तो फिर इसका मतलब लाइफ का ओरिजिन कहाँ हुआ? इन बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस नियर हाइड्रोथर्मल वेंट। तो अगर आपको किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने के लिए कहा जाए तो आप सबसे पहले वहां जा करके क्या ढूंढोगे? पानी ढूंढोगे। अरे अगर पानी मिल गया तो लाइफ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए तो अपन देख रहे हैं ना कि बार बार न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि मार्स के ऊपर पानी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। हाइड्रोथर्मल बैंड नहीं, हाइड्रोथर्मल वेंट बोल रहा हूं मैं। देखिए मून पर पानी मिला है, फिर आप सोचोगे सर मून पर पानी मिला है फिर लाइफ क्यों नहीं? मून पर पानी मिला है लेकिन वो उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिला है कि लाइफ पॉसिबल हो जाए। समझ में आई बात? और इसीलिए अपन कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोथर्मल वेंट के पास लाइफ का ओरिजिन हुआ है। अब फिर देखो अपन बोलते हैं वाटर इज क्रेडल ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं? वाटर इज क्रेडल ऑफ लाइफ। वाटर इज क्रेडल ऑफ लाइफ मतलब पानी जो है वो जीवन का पालना है। क्रेडल, CRADDLE, क्रेडल मतलब झूला। तो वाटर इज क्रेडल ऑफ लाइफ, पानी जीवन का पालना है। बिना पानी के लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, इसीलिए तो कहते हैं जल ही जीवन है। अब देखिए आगे अपन बात कर रहे हैं कि आखिर वाटर ही क्यों? तो बताइए क्या वाटर तीनों फॉर्म में रह सकता है या नहीं? अरे बोलो, सॉलिड लिक्विड वेपर तीन स्टेज में रहता है या नहीं? अच्छा, क्या फ्रिज में रख देने पर अचानक पूरा पानी बर्फ बन जाता है या लेयर बाय लेयर बनता है? सर्दियों के मौसम में जहां पर नदी में बर्फ जम जाता है तो क्या पूरी नदी बर्फ में बदल जाती है या केवल अपर लेयर बनती है? और नीचे मछलियां जिंदा रहती हैं या नहीं? इसका मतलब वाटर लाइफ को सपोर्ट करता है। वाटर की ये प्रॉपर्टी लाइफ को सपोर्ट करने वाली है या अपोज करने वाली है? सपोर्ट करने वाली है। अगर आपने एक एक टब भर के पानी गैस के ऊपर चढ़ा दिया तो बताइए क्या 2 सेकंड में बॉयल हो जाएगा क्या? तो ये धीरे धीरे बॉयल होता है और धीरे धीरे कूल होता है। और वाटर की ये दोनों ही प्रॉपर्टीज क्या हैं? लाइफ को सपोर्ट करने वाली है। अच्छा, केमिस्ट्री लैब के अंदर जब कभी गए हो तो वहां पर अपन ने देखा होगा कि कई बार ड्राई केमिकल्स होते हैं जो आपस में मिक्स करने पर रिएक्शन नहीं करते हैं। केमिस्ट्री लैब में देखा है ना आपने, कई बार ड्राई केमिकल्स होते हैं उनको मिक्स करने पर कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर उनका इक्वस सॉल्यूशन बना लें, अगर उनका इक्वस सॉल्यूशन मिला लें, अगर मतलब उनमें वाटर ऐड कर दें तो बताओ रिएक्शन हो जाती है या नहीं? इसका मतलब ये जो वाटर है वो केमिकल रिएक्शन को सपोर्ट करता है। अरे बोलो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब देखो ये जो ऑपेरेंट हेल्डेन थ्योरी है इसके दो पार्ट हैं, एक केमिकल इवोल्यूशन यानी कीमोजेनी, केमिकल इवोल्यूशन यानी कीमोजेनी, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी बायोजेनी। तो कितने पार्ट हैं इसके? दो पार्ट हैं, कीमोजेनी और एक बायोजेनी। दो पार्ट हैं, एक कीमोजेनी और एक बायोजेनी।
ठीक है। कीमोजेनी के अंदर अपन केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे। कीमोजेनी में किसकी बात करेंगे? केमिकल इवोल्यूशन की, यानी एटम से मैक्रोमोलिक्यूल बनना। एटम से क्या बनेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे, तो ये कीमोजेनी। और फिर मैक्रोमोलिक्यूल से अगर सेल बने तो बायोजेनी। तो बताइए कीमोजेनी में क्या होगा? कीमोजेनी यानी केमिकल इवोल्यूशन में क्या होगा? एटम से मैक्रोमोलिक्यूल बनेंगे। और बायोजेनी में क्या होगा? मैक्रोमोलिक्यूल से सेल तक का बनना। मैक्रोमोलिक्यूल से सेल तक का बनना, ये बायोजेनी हो जाएगा। मैक्रोमोलिक्यूल से सेल तक का बनना, ये क्या हो जाएगा? बायोजेनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी कौन सी थ्योरी चल रही है बताइए? ऑपेरेन हेल्डेन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये? ऑपेरेन हेल्डेन थ्योरी। और इसका एक पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, पहला केमिकल इवोल्यूशन। कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? केमिकल इवोल्यूशन। अब देखिए केमिकल इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, यहां पर अपन देखते हैं। सबसे पहले एटॉमिक स्टेज। सबसे पहले क्या है? एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज में बताइए कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। मतलब कौन? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कौन। ठीक है, कौन में क्या क्या शामिल है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी कि कौन। अच्छा, इनके अंदर मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट रिएक्टिव क्या है? हाइड्रोजन। इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट रिएक्टिव क्या है? हाइड्रोजन है। तो फिर हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बताओ क्या बनेगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो फिर अगर आपसे पूछे फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन अर्थ, तो क्या बोलोगे? वाटर मॉलिक्यूल। और फिर बताओ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया। हाइड्रोजन नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अमोनिया। अच्छा बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन और फिर मीथेन। मीथेन को क्या बोलेंगे अपन? मीथेन को अपन बोलेंगे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही क्या? स्लाइड आ रही है या नहीं? स्लाइड में गड़बड़ है क्या?
अच्छा आप देखो अब आ रही है क्या? नहीं मैं बिल्कुल बात कर लूंगा सर, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर, है ना सर? हाँ जी हाँ जी। अब दिखाई दे रहा है? हाँ जी चलो ठीक है। स्क्रीन दिख रही होगी सर, नहीं बीच में बंद हो गया था स्क्रीन, देखो एक मिनट, इसमें पेन भी सेलेक्ट नहीं हो रहा है यार। ये पेन सेलेक्ट एक नहीं हो मिनट रहा। इसको वो करिए, एस्केप दबाएं। हाँ सर, पीपीटी में वो ब्लैक बॉक्स आ रहा है सेव करने पे। अच्छा, और कट रही भी है, अब करो, आप सेलेक्ट कर दो। हाँ जी अब बोलो, अब तैयार हो सब लोग? तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, एटॉमिक स्टेज। सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं अपन, एटॉमिक स्टेज। और एटॉमिक स्टेज में बताइए कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन कौन से एटम्स हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अच्छा बताइए इसमें मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर एग्जाम में पूछे फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो क्या बोलोगे? वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा बताइए हाइड्रोजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? अमोनिया। कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद फिर मीथेन बनेगा, और मीथेन बनेगा क्या? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीथेन क्या बनेगा? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा बना? वाटर मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना? मीथेन। अच्छा बताइए अब सारी ऑक्सीजन कंबाइंड हो गई या फ्री ऑक्सीजन भी है? अरे बोलो, सारी ऑक्सीजन कंबाइंड हो गई है या फ्री ऑक्सीजन बची है? सारी कंबाइंड हो गई है, फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बची है। और अगर फ्री ऑक्सीजन नहीं है तो बताइए इन्वायरमेंट कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट प्रिमिटिव एनवायरनमेंट ऑन अर्थ वाज, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग? फर्स्ट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज मीथेन। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए जी, इसके बाद आगे अपन चलते हैं फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन मॉलिक्यूल से अब क्या बनेंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन और सिंपल शुगर। अब सौम्या जी पूछ रही है कैसे पता चला कि ऑक्सीजन नहीं बची? अरे केमिकल इवोल्यूशन हमेशा रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ही होता है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन चलता है, केमिकल नहीं। तो अभी अपन देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन, पेंटोज, हेक्सोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और नाइट्रोजनस बेस। इन सबका सीक्वेंस मस्ट है, इन सबका सीक्वेंस लर्न करना है।
तो क्या क्या बने, सबसे पहले एल्डिहाइड बने, फिर कीटोन बने, फिर शुगर बनी, फिर अमीनो एसिड बने, फैटी एसिड बने, ग्लिसरॉल बने, नाइट्रोजनस बेस बने। ये सब सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं सीक्वेंस पे। चलिए जी, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा बताइए, शुगर और शुगर अटैच हुई तो क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, यही बनेगा ना। अच्छा बताइए, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से, फैट या लिपिड, अमाइनो एसिड और अमाइनो एसिड से प्रोटीन, और इस तरह से बनेंगे लास्ट में न्यूक्लिक एसिड। तो समझ में आ गया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने। देखो यहाँ पर शुगर दे रखी है, नहीं पेंटोज हेक्सोज, तो शुगर और शुगर अटैच हुई तो क्या बना? कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड। ये फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है, ये दोनों मिले तो क्या बने? लिपिड। अमाइनो एसिड से क्या बने? प्रोटीन। नाइट्रोजनस बेस से फिर लास्ट में क्या बनेंगे? न्यूक्लिक एसिड। अच्छा बताइए कि फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन सा रहा है, आरएनए या डीएनए? फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड कौन सा रहा होगा, आरएनए या डीएनए? आरएनए रहा होगा। फिर आप बोलोगे सर डीएनए क्यों नहीं? कई बच्चों के दिमाग में तो ये भी क्वेश्चन आएगा ना, सर डीएनए क्यों नहीं? अच्छा बताइए कि प्रोटीन पहले बनेगा या आरएनए? पहले प्रोटीन बनेगा और फिर डीएनए कैटलिस्ट की हेल्प से आरएनए बनाएगा। अरे ठीक है, आज की डेट में आरएनए कौन बनाता है? डीएनए बनाता है ना, और डीएनए को आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और प्रोटीन, एंजाइम खुद प्रोटीन होते हैं या नहीं? तो पहले डीएनए बना या पहले प्रोटीन? पहले डीएनए बनेगा या पहले प्रोटीन? अच्छा पहले प्रोटीन बनेगा, कुछ कहेंगे पहले डीएनए बनेगा। तो यहां पर तो आप उलझ जाओगे क्योंकि डीएनए को कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है आगे काम करने के लिए, और वो खुद प्रोटीन होते हैं। और इसलिए अगर अपन जेनेटिक मटेरियल आरएनए मान करके देखें, मतलब हमको एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो अपनी कॉपी खुद बना सकता हो विदाउट एनी हेल्प ऑफ एंजाइम। अरे प्रिमिटिव टाइम पर हमने देखा ना, हमें एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो बिना किसी एंजाइम की हेल्प से अपनी कॉपी बना ले, और वो डीएनए कर सकता है, आरएनए। राइबोजाइम का नाम सुना है आपने? राइबोजाइम का नाम, राइबोजाइम, हाँ जी, किसमें मिलता है? आरएनए में मिलता है। और राइबोजाइम में कैटलिस्ट की तरह काम करने की पावर होती है या नहीं? इसका मतलब प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल आरएनए रहा होगा या डीएनए? आरएनए बना है पहले और फिर आरएनए से डीएनए बना है। अब समझ में आया कुछ? तो फिर वाटर एंड अमोनिया वर फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ गए?
यहां तक क्लियर। मीथेन फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सीक्वेंस मॉड्यूल में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ रहे होंगे। चलिए जी, कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं बची, जिससे एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं बची, जिससे एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। अच्छा, प्रिमिटिव अर्थ का फॉर्मेशन बिग बैंग से हुआ था या नहीं? अरे बिग बैंग से हुआ था या नहीं, तो उस समय अर्थ का टेम्परेचर हाई रहा होगा या नहीं? बहुत ज्यादा हाई था, और टेम्परेचर था 800 डिग्री। कितना माना जाता है? 800 डिग्री टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर रहा है। इतने हाई टेम्परेचर पर वॉल्केनो इरप्ट हो रहे होंगे या नहीं? इतने हाई टेम्परेचर पर वॉल्केनो इरप्ट हो रहे होंगे, बिल्कुल हो रहे होंगे। तो वॉल्केनिक स्टॉर्म भी आ रहे थे। अच्छा बताइए, वाटर मॉलिक्यूल बन गया था तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी या नहीं? बारिश होने से पहले बादल आपस में टकराएंगे तो बिजलियां कड़केंगी या नहीं? तो लाइटनिंग भी रहेगी, रेनफॉल भी होगी। अच्छा बताइए, अभी तक ओजोन लेयर बनी थी या नहीं? ओजोन लेयर नहीं बनी, तो यूवी रेज ढेर सारे आ रहे हैं या बिल्कुल नहीं आ रहे होंगे? और एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग रहा या रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। मॉड्यूल में रेडिएशन नहीं लिखा है, पर यूवी रेज तो लिखा है। रेडिएशन मतलब यूवी रेज, आप समझ गए? क्योंकि ओजोन लेयर नहीं बनी है ना। ओजोन लेयर तो फ्री ऑक्सीजन होने के बाद मिलेगी ना। चलिए जी, तो ये अपनी प्रिमिटिव एटमॉस्फेरिक कंडीशन है अर्थ की। अगर आपसे पूछे कि प्रिमिटिव कंडीशन ऑन अर्थ वर, तो टेम्परेचर की पूछेंगे तो क्या बोलोगे? हाई। वॉल्केनिक स्टॉर्म चल रहे थे या नहीं? वॉल्केनो इरप्ट होंगे तो क्या निकलेगा? वॉल्केनो इरप्ट होंगे तो क्या निकलेगा? लावा। और लावा में क्या होता है? वॉल्केनो में क्या होता है? लावा। और लावा में क्या होता है? मॉल्टन मेटल्स। लावा में क्या होता है? मॉल्टन मेटल्स। लाइटनिंग हो रही होगी या नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है ना। यूवी रेज आ रहे होंगे या नहीं? और एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। अच्छा बताओ, रेनफॉल होने लगेगी तो फिर टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा या ज्यादा होगा? कम होने लगेगा, तो अर्थ का टेम्परेचर अब धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। ये देखो फोटो, देखो यहाँ पर दिखा रखा है। वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, ये देखिए। अब ये सारे के सारे, ये जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब बन बन करके कहाँ आ रहे हैं? अरे बोलो। ये सब धीरे धीरे पानी के साथ बह करके कहाँ इकट्ठे होंगे? ओशियन में। और ओशियन वाटर बॉयल हो रहा होगा या ठंडा होगा? बॉयल हो रहा होगा ना।
तो अब अपन कहेंगे कि बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस में केमिकल रिएक्शन चल रही होगी। बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस में केमिकल रिएक्शन चल रही होगी, तो लाइफ का ओरिजिन भी कहाँ होगा? अब बॉइलिंग वाटर ऑफ ओशियंस में। अब देखो ओशियंस में क्या क्या बन चुका है, प्रोटीन बन गया है क्या? कार्बोहाइड्रेट बना है क्या? लिपिड और न्यूक्लिक एसिड बन गए क्या? इसका मतलब अब ओशियन वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक रिच मिक्सचर बन चुका है। इसका मतलब ओशन वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिच मिक्सचर बन चुका है, और ये गर्म भी है, और इसलिए हेल्डेन ने इसको बोला है हॉट डाइल्यूट सूप। हेल्डेन ने इसको बोला है हॉट डाइल्यूट सूप। और ये सब कैसे बने, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं पुरानी स्लाइडों में। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से आई? तो क्या ऑक्सीजन पेड़ों से ही आती है क्या? अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अभी की डेट में। अच्छा बताओ, ओजोन लेयर टूटेगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगी या नहीं? तो इन्वायरमेंट में बनेगी ना पहले ऑक्सीजन, जब तक लाइफ नहीं होगी तब तक पेड़ ही बनाएंगे क्या? पेड़ पहले आ गए तो लाइफ नहीं आ जाएगी फिर? चलिए अब आगे। तो अभी तक अपन ने न्यूक्लिक एसिड बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? न्यूक्लिक एसिड बना लिए हैं। धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता रहा होगा, और जब टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंच गया होगा तो बताओ पानी जमीन पर इकट्ठा होने लगा होगा या नहीं? और जब पानी जमीन पर इकट्ठा हो रहा है, बारिश लगातार हो रही है, तो बताओ उससे नदी, तालाब और ओशियन वगैरह बनेंगे या नहीं? और ओशियन में मिट्टी बह के आएगी या नहीं? लावा भी बह के आएगा या नहीं? लावा के साथ मॉल्टन मेटल्स आएंगे या नहीं? सॉइल में मिनरल्स होंगे, वो भी पानी में चले जाएंगे या नहीं? ये मेटल और मिनरल रिएक्शन करेंगे। मेटल और मिनरल रिएक्शन करेंगे तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, और वो सब धीरे धीरे ओशियन वाटर में इकट्ठे होने लगेंगे, वहां पर बॉयल होने लगेंगे। ओशियन वाटर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिच मिक्सचर हो जाएगा, इसलिए उसको हॉट डाइल्यूट सूप बोला है। अरे रॉक्स तो अर्थ के फॉर्मेशन के टाइम पर ही बन गए होंगे, कि नहीं बने होंगे? बाद में हम उठा के थोड़ी रखेंगे कहीं से ला के। अब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पढ़ते हैं। यहां तक जो पढ़ा वो क्या पढ़ा अपन ने? केमिकल इवोल्यूशन। अब पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी बायोजेनी। बायोजेनी में प्रोटोबायोन्ट्स का फॉर्मेशन। बायोजेनी में क्या पढ़ेंगे अपन? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज प्रोटोबायोन्ट, तो प्रोटोबायोन्ट आर क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अच्छा, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स कहाँ बने हैं? ओशियन में। वो पास पास में आकर गुच्छे बनाने लगे हैं, उनको हमने प्रोटोबायोन्ट बोला है। अच्छा बताओ, प्रोटोबायोन्ट बायोटिकली बने हैं या एबायोटिकली बने हैं?
मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से बने हैं या लिविंग मटेरियल से बने हैं? नॉन लिविंग मटेरियल से बने हैं, एबायोटिकली बने हैं। तो मॉड्यूल में क्या लिख रहा है? मॉड्यूल में क्या लिख रहा है? व्हाट इज अ प्रोटोबायोन? तो मॉड्यूल में लिख रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स which were synthesized abiotically in primitive oceans later came together and condensed themselves into a colloidal drop-like structure which was known as protobiont. प्रिमिटिव ओशियन मतलब शुरू में जो ओशियन बना था वो। प्रोटोबायोंट के एग्जाम्पल अब अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रोटोबायोंट बना था और उसको लैब में बना करके देखा था, उसका नाम था कॉजरवेट। सबसे पहला जो प्रोटोबायोंट बना था उसका नाम था कॉजरवेट। और ये जो कॉजरवेट बनाए थे वो बनाए थे किसने? ऑपेरिन ने। ऑपेरिन ने कॉजरवेट बनाए थे। और उसके लिए उसने क्या लिया था? उसने लिया था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लस लार्ज प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट प्लस लार्ज प्रोटीन उसने लिया था। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट वाज केमिकल कंपोजिशन ऑफ कॉजरवेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस लार्ज प्रोटीन। ये जो कॉजरवेट थे ये सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी दिखाते थे। दे शो सिंपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करने की पावर रखते थे। अब देखो, इनके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन नहीं थी। तो चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं थी। अच्छा बताओ, सेल के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है या नहीं? कॉजरवेट के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है या नहीं? तो क्या कॉजरवेट लिविंग सेल बनेगा? नहीं बनेगा। कॉजरवेट के बाद माइक्रोस्फीयर। और माइक्रोस्फीयर बनाने वाले थे सिडनी फॉक्स। माइक्रोस्फीयर बनाने वाले कौन थे? सिडनी फॉक्स। और इन्होंने क्या लिया है? मिक्सचर ऑफ ड्राई अमीनो एसिड। मिक्सचर ऑफ ड्राई अमीनो एसिड प्लस लिपिड प्लस वाटर। और इससे जो मॉलिक्यूल बना वो क्या है? माइक्रोस्फीयर। ये जो माइक्रोस्फीयर है इसके अंदर लिपिड की लेयर है। सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट का नाम है। और माइक्रोस्फीयर में बाहर लिपिड की मेम्ब्रेन है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन जैसा कंपोजिशन नहीं रखती है। तो बताओ, क्या माइक्रोस्फीयर भी फर्स्ट सेल बनेगा क्या? नहीं बनेगा। उसके बाद फिर बनेगा प्रोटोसेल या इयोबायोन। अब अपन बात करें प्रोटोसेल या इयोबायोन।
अब बनेगा प्रोटोसेल या यूबायोंट। और प्रोटोसेल क्या है? क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब इसके अंदर है न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर है न्यूक्लिक एसिड प्लस एंजाइमेटिक प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड प्लस एंजाइमेटिक प्रोटीन। और इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन पावर है। न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या है? सेल्फ रेप्लिकेशन पावर है। और सेल्फ रेप्लिकेशन पावर होने की वजह से हमने न्यूक्लियोप्रोटीन को कहा है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। यहां पर क्या कहा है हमने? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। और इसको अपन बोल रहे हैं फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ न्यूक्लियोप्रोटीन को। उसके बाद बनेगी फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल। भाई प्रोटोसेल क्या है? अभी ये वाली जो स्लाइड है दोबारा से समझा दूंगा मैं, अभी आगे समझते रहो। ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल अब अपन देखेंगे, लेकिन उसके पहले अपन ऑरिजिन ऑफ वायरस देखेंगे। ऑरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल के पहले ऑरिजिन ऑफ वायरस देखेंगे। तो देखो ये जो प्रोटोसेल है ये इस तरह की दिखाई देती है। ये प्रोटोसेल है, ये प्रोटोसेल है। और प्रोटोसेल के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन का कोर पार्ट है। ये यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोप्रोटीन का कोर पार्ट है। अब अगर ओशन में तेज वेव्स आ रही हैं, ओशन में तेज वेव्स आ रही हैं, तो ये टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और ये न्यूक्लियोप्रोटीन का कोर बाहर निकल पड़ेगा। ये न्यूक्लियोप्रोटीन का कोर बाहर निकल पड़ेगा और ओशन में जाकर के इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर ये किसी दूसरी प्रोटोसेल के अंदर चला गया, अगर ये किसी दूसरी प्रोटोसेल के अंदर चला गया तो ये फिर से एक्टिव हो जाएगा और इस तरह से फिर बनेगा दुनिया का पहला वायरस। और आपको याद होगा मॉड्यूल में इसको लिखा हुआ है रेट्रोगैस इवोल्यूशन। मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है? रेट्रोगैस इवोल्यूशन। तो दुनिया का पहला वायरस प्रोटोसेल के टुकड़े से बना है। दुनिया का पहला वायरस किससे बना है? प्रोटोसेल के टुकड़े से बना है। और इसको अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज बन जाना। कॉम्प्लेक्स से सिंपल चीज बन जाना, ये रेट्रोग्रेसिव होता है। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटोसेल से बनेगी प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोटोसेल से क्या बनेगी? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल अपने पास बनेगी 2 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनेगी 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब आप लोगों में से ज्यादा कर को समझ में नहीं आया होगा। नहीं, कुछ एक बच्चे कह रहे हैं आ गया, लेकिन मुझे पता है कि ये वाला जो पार्ट है ना वो एक बार में समझ में नहीं आता है, तो इसलिए टेंशन मत करो, मैं इसको दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूं। समझ में आई बात? और अब जिसने ध्यान से नहीं समझा वो दोबारा से ध्यान से समझो। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहले बताइए बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था?
एक्सप्लोजन हुआ था, यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था, और यूनिवर्स के फॉर्मेशन कितने साल पहले हुआ था? बोलो। 20 बिलियन ईयर्स अगो। और फिर उसमें अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा बताओ, स्टार्टिंग में जो अर्थ बनी थी तो गर्म रही होगी या ठंडी रही होगी? हॉट या कोल्ड? टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट कितना माना गया है? 800 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वर द कंडीशन ऑन प्रिमिटिव अर्थ? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोजन के बाद क्या क्या चीजें रही होगी? कौन? क्या क्या चीजें रही होगी? कौन? कौन के अंदर क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट रिएक्टिव? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगी? वाटर मॉलिक्यूल। फिर बनेगा अमोनिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनेगा? मीथेन। वाटर मॉलिक्यूल बन गया है तो रेनफॉल होगी या नहीं? रेनफॉल होगी तो बारिश का पानी अर्थ पर टकराएगा, लेकिन टेम्परेचर 800 है तो बताओ रुकेगा या इवेपोरेट हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा तो बताइए क्लाउड बनेंगे या नहीं, बादल बनेंगे या नहीं? बादल बनेंगे तो फिर आपस में टकराएंगे तो लाइटनिंग होगी या नहीं? लाइटनिंग अगर होगी तो बारिश और तेज हो जाएगी या नहीं? जब भी पानी जमीन पर टकराएगा और इवेपोरेट होगा, फिर टकराएगा, फिर इवेपोरेट होगा, तो बताओ टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा या नहीं? और धीरे धीरे टेम्परेचर एक दिन 100 डिग्री पर आ जाएगा। 100 डिग्री पर आ जाएगा तो पानी जमीन पर इकट्ठा होने लगेगा। फिर बताओ पॉन्ड बनेंगे, रिवर बनेगा या ओशियन बन जाएगा? बन जाएगा। अच्छा बताओ, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा होगा या नहीं? वॉल्केनो से क्या निकलेगा बाहर? लावा के साथ क्या आएंगे? मोल्टन मेटल। ओशियन वाटर में मोल्टन मेटल पहुंच गए, सॉइल बह के आया तो मिनरल्स पहुंच गए। सॉइल बह के आ गया तो मिनरल पहुंच गए। मेटल और मिनरल रिएक्शन कर रहे हैं, बताओ मेटल प्लस कार्बन। मेटल अगर कार्बन से रिएक्शन करेगा तो कार्बाइड बनेगा या नहीं? और मेटेलिक कार्बाइड प्लस वाटर की रिएक्शन से मीथेन गैस बन सकती है क्या? मेटेलिक कार्बाइड प्लस वाटर से मीथेन बनेगी या नहीं? मेटल प्लस नाइट्रोजन क्या बनेगा? नाइट्राइड। मेटल प्लस नाइट्रोजन नाइट्राइड बनेगा या नहीं? और नाइट्राइड प्लस वाटर वेपर हाइड्रोजन साइनाइड। अरे बोलो, बनी? अब बताओ क्या क्या बन गया? वाटर बन गया, अमोनिया बन गया, मीथेन बन गया, साइनाइड बन गया, कार्बाइड बन गया, नाइट्राइड बन गया, ये सब बन गए। और इन सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे जैसे शुगर। अरे शुगर बनाई थी। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस वगैरह, ये सब बन गए थे। अच्छा शुगर और शुगर से क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से फैट। अमाइनो एसिड से प्रोटीन। और फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड क्या था? आरएनए। ओल्ड वर्ल्ड वाज नोन एज आरएनए वर्ल्ड। तो पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए? आरएनए। अच्छा बताओ, ओशियन वाटर में क्या क्या बन चुका है? प्रोटीन बन गया है, न्यूक्लिक एसिड बन गया है, जेनेटिक मटेरियल बन गया है, ये सब बन गया है नहीं? लिपिड वगैरह सब बन गया है। ये मैक्रो मॉलिक्यूल है या माइक्रो मॉलिक्यूल है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल है ना। ये आपस में पास पास आएंगे
और फिर इनसे जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम क्या होगा? प्रोटोबायोन। अच्छा, पहली बार प्रोटोबायोन जो लैब में बनाया वो किसने बनाया? ऑपेरिन ने। अपने प्रोटोबायोंट का नाम क्या रखा? कॉजरवेट। क्या कॉजरवेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करते थे? क्या कॉजरवेट रिप्रोडक्शन कर पाते थे? क्या कॉजरवेट में लिपिड मेम्ब्रेन थी? तो क्या कॉजरवेट फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ है? नहीं। माइक्रोस्फीयर किसने बनाए? सिडनी फॉक्स ने। क्या क्या लिया? ड्राई अमीनो एसिड प्लस लिपिड प्लस वाटर। क्या ये भी सेल्यूलर लाइफ है? नहीं, ये भी सेल्यूलर लाइफ नहीं है। उसके बाद फिर आए हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बने हैं? और न्यूक्लियोप्रोटीन में हमको सिंबल ऑफ लाइफ मिला है। और न्यूक्लियोप्रोटीन आए हैं 4 बिलियन ईयर्स अगो। न्यूक्लियोप्रोटीन कितने साल पहले? 4 बिलियन ईयर्स अगो। फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ किसमें दिखा? न्यूक्लियोप्रोटीन में। फिर न्यूक्लियोप्रोटीन के गुच्छे से प्रोटोसेल बनी। फिर न्यूक्लियोप्रोटीन के गुच्छे से क्या बनी? प्रोटोसेल। अच्छा बताओ, न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लिक एसिड प्लस एंजाइमेटिक प्रोटीन। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, गुस्सा नहीं, गुच्छा। और प्रोटोसेल बनेगी 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये प्रोकैरियोटिक सेल का प्रीकर्सर है। क्या प्रोटोसेल फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ है? नहीं, इट इज प्रीकर्सर ऑफ सेल। और ये कब बनी? 3 बिलियन ईयर्स अगो। नॉन सेल्यूलर लाइफ। क्या बोलेंगे? 3 बिलियन ईयर्स अगो नॉन सेल्यूलर लाइफ। प्रीकर्सर मतलब, प्रीकर्सर ऑफ सेल मतलब सेल से पहले बनने वाला स्ट्रक्चर। अच्छा बताइए, फिर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल कितने साल पहले बनी? 2 बिलियन ईयर्स अगो। और प्रोकैरियोटिक सेल से अपन क्या बोलते हैं? बिगिनिंग ऑफ सेल्यूलर लाइफ। प्रोकैरियोटिक सेल से क्या बोलेंगे अपन? बिगिनिंग ऑफ सेल्यूलर लाइफ। और फिर प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बनेगी कितने साल पहले? 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अच्छा बताइए कि प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल कैसे बनी होगी? सेल बायो पढ़ी है क्या आपने कभी? सेल बायो पढ़ी है? अच्छा बताइए, सेल के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन? अभी तो बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है सेल पे कितनी मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया पर सिंगल मेम्ब्रेन है या डबल मेम्ब्रेन? माइटोकॉन्ड्रिया पर दो हैं ये तो पता है, पर सेल पर तो सिंगल ही होती है ना। तो जब सेल पर सिंगल मेम्ब्रेन है तो माइटोकॉन्ड्रिया पर दो मेम्ब्रेन कैसे आई? अच्छा बताइए, क्लोरोप्लास्ट पर सिंगल है या डबल है? बिल्कुल। तो ये डबल डबल मेम्ब्रेन कैसे बन रही है? अरे डबल डबल मेम्ब्रेन कैसे बन रही है? हाँ जी। अब देखो,
जब सेल बायो पढ़ते हैं तो अपन उसमें पढ़ते हैं origin of mitochondria is example of endosymbiosis। अरे पढ़ते हो ना, origin of mitochondria is example of endosymbiosis। एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है? एंडोसिम्बायोसिस क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दूसरा ऑर्गेनिज्म, सेल विद इन अ सेल। समझ में आ रही बात? सेल विद इन अ सेल। अच्छा बताइए, अभी तक जो हमने चैप्टर में पढ़ा वहां पर हमने कभी फोटोसिंथेसिस का नाम लिया क्या? नहीं। अच्छा तो फिर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल बनी है वो खाने में क्या खाती होगी? जो प्रोकैरियोटिक सेल बनी है वो खाने में क्या खाती होगी? बोलो। फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं सकती ना, तो जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ओशियन में है वही खाएगी। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ओशन में वही खाएगी। तो बताओ ये ऑटोट्रॉफ होगी या हेटेरोट्रॉफ? हेटेरोट्रॉफ होगी ना, तो अपन इसको बोलेंगे कीमो हेटेरोट्रॉफ। क्या बोलेंगे? कीमो हेटेरोट्रॉफ। अच्छा बताओ, अगर कोई भी सेल खाना नहीं बना रही है, खाए जा रही है, तो ओशियन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कमी होगी या नहीं? और कमी होगी तो फिर ये सेल भूख के मारे एक दूसरे को खाने लग जाएंगी। अरे एक दूसरे को खाने लग जाएंगे या नहीं? अगर एक सेल ने दूसरी सेल को खाया पर डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो क्या होगा बताओ? एक सेल के अंदर दूसरी सेल जिंदा रहेगी? हाँ जी। तो फिर अब बताओ, दो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स बनने लगेंगे या नहीं? और इस तरह से अपन देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया पर भी दो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट पर भी दो मेम्ब्रेन है, मतलब एंडोसिम्बायोसिस हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एक दूसरे को खाने लगेंगी तो लास्ट में तो एक ही सेल बच जाएगी ना? और अगर वो सेल जो बची है अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा क्योंकि लास्ट वही रहेगी, तो फिर वो भूख से मर जाएगी। और अगर वो मर गई तो हमें कौन बनाएगा फिर बताइए? लेकिन हम लोग तो जिंदा है ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। अरे बोलो। तो फिर आखिर आगे क्या हुआ होगा ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सस्पेंस रहेगा जब तक आपके लिए।